हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का सैम्पल पेपर कराऊंगी, एक प्रैक्टिस सैम्पल पेपर। जैसे कि आप सभी को पता है कि टर्म 2 के एग्जाम आने वाले हैं, तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा प्रिपरेशन आपकी अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए आज हम एक सैम्पल पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पूरा ये सैम्पल पेपर जो है आपका जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसी पैटर्न पे बेस्ड है। जैसे कि सेक्शन ए जिसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन है। अगर सेक्शन बी हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 to 10 आपके पास है, एंड सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 11 to 14 है, जिसमें दो क्वेश्चंस आपके पास केस स्टडी के क्वेश्चंस है। ठीक है, यही आपका सीबीएसई का पैटर्न है और टर्म 2 का एग्जाम आपका ऐसे ही आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करने से पहले एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि अनअकैडमी पे आप लोगों को पता ही है फ्री लाइफ मॉक टेस्ट चल रहा है। तो आज आपका क्लास 10th और 12th के लिए फ्री लाइफ मॉक टेस्ट है 5 PM ऑनवर्ड से। तो जल्दी से जल्दी आप इसमें एनरोल कर लीजिए। कोड अगर आपसे वो मांगे तो मैथ्स बाय श्वेता का कोड आपको यहाँ पर यूज करना है उसमें एनरोल करने के लिए। लिंक सब मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेन चीज क्या है, देखिए यहाँ पर आपकी फाइनल एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। सबसे बड़ी बात फ्री लाइफ मॉक टेस्ट है ये, आपको कोई चार्जेस इसके देने नहीं है। साइंस क्लास 10th का है, यहाँ पर साइंस का मॉक टेस्ट है। क्लास 12th का अगर आपके कोई ब्रदर सिस्टर है या फिर कोई फ्रेंड है आप उन्हें भी बता सकते हैं। अकाउंटेंसी का है, जो क्लास 12th का साइंस का है, फिजिक्स का। तो 12th में अगर आपके कोई ब्रदर सिस्टर या फ्रेंड्स है तो आप उन्हें जरूर बताइएगा ताकि वो भी ये फ्री लाइफ मॉक टेस्ट दे सकें आज। तो डेट याद रखिएगा कि आज की है 19 to 22 मार्च तक ये चलेगा 5 PM ऑनवर्ड। तो ये आज का आपके पास 19th मार्च का शेड्यूल ये रहा पूरा। एनरोल कर लीजिए जल्दी से जल्दी ताकि आप ये पूरा टेस्ट अच्छे से दे सकें और ये जान सकें कि आपको मतलब कितना आता है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, अपनी परफॉर्मेंस आप देख सकें, क्वेश्चंस देख सकें, आंसर्स आप पता चलेगा कि आप कैसे उसके आंसर्स कर पाते हैं। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं वो टॉप एजुकेटर्स के थ्रू फ्रेम किए गए हैं। तो आप जरूर इसमें एनरोल कीजिएगा। लिंक मैं आपको सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करें फिर हम अपना प्रैक्टिस पेपर। आज क्वेश्चंस करते हैं कुछ, जब चैप्टर्स के मिक्स होके क्वेश्चंस आएंगे हम उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि टर्म 2 की कितनी प्रिपरेशन हमारे को आती है। ठीक है, चलो सेक्शन ए पे करते हैं। आज हम सेक्शन ए कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एज फॉलो, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन दे रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फ्रेम करनी है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है अगर हम उसे देखें तो हमारे पास वो क्या होती है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, यही होती है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको उस इक्वेशन के साथ सेट कर देती हूँ। तो अगर मैं क्वेश्चन वाली इक्वेशन देखूं तो वो मेरे पास यहाँ पर थी 8 प्लस माइनस, तो माइनस नहीं है यहाँ पर तो माइनस हटा देते हैं। पहले वो इक्वेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, 8 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी की वैल्यू है यहाँ -8 का स्क्वायर -4, और फिर यहाँ 3 और 2 है और नीचे है 2a, तो 2 इंटू में यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होती क्या है, वो आपके पास होती है ax² प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप a b और c की वैल्यू इससे फाइंड कर लें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए आप यहाँ पर a की जगह पर आप देख लो यहाँ पर a और यहाँ पर a है तो 3 है। ठीक है, बी की जगह पर अगर देखूं मैं यहाँ पर बी और यहाँ पर बी है तो -8 है, +8 नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी एक ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है। तो ये -8 इस वाले माइनस से बन के ये +8 बन गया, पर हमारी वैल्यू यहाँ -8 ही है। और सी की वैल्यू देखो यहाँ पर लिखा है सी और ये रहा 2, तो सी की वैल्यू 2 है। बस इस इक्वेशन में पुट कर दो तो 3x² प्लस ब्रैकेट में माइनस का 8x और प्लस का 2 इज इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक, तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी, 3x² माइनस 8x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई फर्स्ट क्वेश्चन की। क्लियर, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है इज द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल और एंड डिस्टिंक्ट। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, आपसे कह रहा है क्या इसके रूट्स जो है वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं। तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट तभी होते हैं जब जो आपकी डी की वैल्यू होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है, वो 0 से बड़ी होती है। तो ऐसा करते हैं, डी की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम सेकेंड वाले क्वेश्चन की इक्वेशन देखें तो वो थी हमारे पास x² माइनस का 3x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू देखें यहाँ पर -3 है और c की वैल्यू देखें यहाँ पर -9 है। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस का 4ac होता है। क्लियर, b की जगह मैंने -3 का स्क्वायर लिख दिया, -4 a की जगह 1 लिख दिया और c की जगह पर -9 लिख दिया।
तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये भी माइनस है, ये भी, तो प्लस हो जाएगा। और 4 9 जा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 में 9 को प्लस करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो जो डी की वैल्यू है 45, वो तो 0 से बड़ी है ना, 0 से बड़ी। इसका मतलब जो रूट्स है, दी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो यही पूछ रहा था कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, तो यस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसी के साथ साथ इंटरनल चॉइस दे रखे है, आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है आपसे। यहाँ क्या कह रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है और आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है, तो वही चीज है, डी निकाल लेते हैं तो पता चल जाएगा जैसे ही डी मिलेगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, पहले हम वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर माइनस का आपके पास था 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0 था। तो a की वैल्यू देखे तो यहाँ पर 2 है आपके पास, b की वैल्यू देखे तो यहाँ पर -4 है, और c की वैल्यू देखे तो यहाँ 3 है। ठीक है, अब d निकालते हैं तो d होता है आपके पास b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4, a का मतलब 2 हो जाएगा, और c का मतलब 3 हो जाएगा। तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 6 4 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ माइनस का 8 आएगा। तो नेचर ऑफ द रूट्स आपके पास कैसे आएंगे, ये जो रूट्स है माइनस है, तो -8 जो है वो 0 से छोटा है ना। तो जब 0 से छोटा होता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल रूट्स नहीं होते, तो यहाँ आ जाएगा नो रियल रूट्स। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O. If CD is the tangent to the circle at point E and PA is equals to 14 centimeter, find the perimeter of triangle PCD. देखो यहाँ पर दो टेंजेंट्स आपको दे रखी है, PA और PB। ठीक है, इसी के साथ साथ आपसे कह रहे हैं जो आपकी ये CD है, ये आपकी क्या है, यहाँ पर एक टेंजेंट है। आपको पीए की पूरी की लेंथ दे रखी है 14 है। अब आपको पता है कि पी पॉइंट से दो टेंजेंट बनी है, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। जब पीए 14 है तो आपकी फिर यहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि पीबी भी 14 ही होगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। ठीक है, अब आपको पेरीमीटर निकालना है पीसीडी का, इस ट्राइंगल का। तो पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना। अब मुझे यहाँ पर अगर सीडी पता चल जाए कि मेरी सीडी कितनी है, और पीसी पता चल जाए और पीडी पता चल जाए, तो मिल जाएगा ना। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखो, आपको ये पता है कि जो एपी है वो पीबी के बराबर होगा, तो ये दोनों तो मेरे 14 हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2। तो यहाँ लिख देते हैं हम कि थ्योरम 10.2 इसके अंदर लग रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक और चीज यहाँ पर, जो ए सी है आपके पास वो किसके इक्वल होगा, वो सी ई के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये जो सी पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स डली है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स डली है, तो लेंथ में इक्वल होगी नहीं होगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी, या फिर अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.2 भी आप लिख सकते हो, फ्रॉम पॉइंट सी। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए मैं हटा देती हूँ, ये हमें पता चल गया है कि 14 ही होगा। ठीक है, अब आगे अगर आप देखो यहाँ पर कि जो आपका बी डी है वो किसके इक्वल होगा, वो आपका डी ई के इक्वल होगा। ये भी आपकी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट अगर हम देखें तो पॉइंट डी है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जो सी डी है आपका, वो आपके पास क्या है, वो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा सी डी है वो सीई प्लस का ई डी है ना। और जो सीई है वो तो ए सी के बराबर है ना, तो उसको मैं ये कह सकती हूँ कि सीई की जगह ए सी लिख सकती हूँ, और ई डी की जगह बी डी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये इक्वल है, अभी हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, और जो मेरा सीपी है इसको मुझे निकालना पड़ेगा। सीपी कैसे निकालूंगी, तो अगर मैं पूरे एपी में से जो बाहर पूरी टेंजेंट थी बड़ी वाली, उसमें से अगर मैं अपना एसी माइनस कर दूं तो निकल जाएगा। अब एपी तो मुझको यहाँ पर पता ही है कि 14 है, माइनस का एसी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पर पी डी भी निकाल सकते हैं। जो पूरी बीपी है उसमें से हम क्या करते हैं, बीडी को माइनस कर देते हैं। तो बीपी तो मुझे पता ही है 14 है, माइनस का बीडी ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने पेरीमीटर की। तो यहाँ पर अगर हम देखें पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीडी की, तो 3 साइड्स हैं यहाँ पर। कौन कौन सी है, एक तो आपके पास सीपी है, एक आपके पास सी डी है, और एक आपके पास कौन सी है, डीपी है।
ठीक है ना। अब सी पी की जगह आप लिख सकते हो यहाँ पर ए पी माइनस ए सी, ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 14 वाला लिख देते हैं हम डायरेक्ट। हमने अभी निकाली है सीपी की वैल्यू 14 माइनस का एसी, ठीक है। और अब बात आती है सी डी, तो सी डी भी अभी हमने निकाला है, वो हमने निकाला था सी डी ए सी प्लस बी डी, ठीक है ना। सब चीज हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पर, ए सी प्लस का बी डी। अब डीपी की अगर हम बात करें या फिर पीडी की बात करो, एक ही बात है, तो वो हो जाएगा 14 माइनस का बीडी। अब देखो एसी से एसी कट गया, बीडी से बीडी कट गया, तो 14 और 14 ही तो बचा। तो 14 प्लस 14 आपके पास कितना आ जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ये आपका पेरीमीटर आ गया है इस ट्राइंगल का, जो आपको फाइंड करना था। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड टू फॉर्म अ सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आपसे कह रहे हैं 2 क्यूब्स है यहाँ पर, आपने उनको दोनों को ज्वाइन कर दिया है एंड टू एंड और एक सॉलिड बना लिया, मतलब कि वो क्यूबॉइड बन गया होगा जब 2 क्यूब को जोड़ा होगा। तो आपको जो क्यूबॉइड बना है ना, उसका सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। साइड ऑफ क्यूब आपको दे रखा है यहाँ पर, साइड ऑफ ईच क्यूब आपको दे रखा था 4 सेंटीमीटर, तब वो क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चाहिए होगी, और आपने एंड टू एंड जोड़ा है, तो इसका मतलब उसकी लेंथ बढ़ गई होगी, है ना। तो लेंथ यहाँ पर निकाल लेते हैं हम यहाँ। तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड अब हमारी यहाँ पर निकल जाएगी, 4 प्लस 4 हो जाएगा वो 8 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पर एक फिगर बना दूं, मान लो कि आपका ये एक क्यूब था और यहीं पर ही आपने दूसरा क्यूब लगा दिया, तो आप देख रहे हो ना इसकी लेंथ बढ़ गई, लेकिन ब्रेथ और हाइट में कोई फर्क इसका नहीं आएगा। तो ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, और हाइट ऑफ क्यूबॉइड भी कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर क्या होता है, वो होता है मेरे पास यहाँ पर 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल, ठीक है ना। अब 2 की जगह 2 रहने दो, एल की जगह 8 लिख दो, बी की जगह 4 लिख दो, बी की जगह 4, एच की जगह 4, एच की जगह 4 और एल की जगह 8 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर ये 2 है, 4 8 जा कितना होता है 32, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और इंटू में 80 आ जाएगा, इसका मतलब 160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो मेरा रिजल्टिंग जो सॉलिड था, क्यूबॉइड जो बना था, उसका सरफेस एरिया आ गया। यही आपको फाइंड करना है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, इफ द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8.1 एंड समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 132 प्लस 5k एंड समेशन एफ आई इज इक्वल टू 20, देन फाइंड k। देखो यहाँ पर आपको कोई टेबल नहीं दी मीन की, यहाँ पर सीधा सीधा दिया कि आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दे रखा है और समेशन एफ आई एक्स आई भी दे रखा है और समेशन एफ आई भी दे रखा है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, चैप्टर नंबर 14 का आपका क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि आपके पास जो मीन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपके पास समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। तो जो जो चीजें गिवन है वो यहाँ लिख दो। मीन आपको 8.1 गिवन है, समेशन एफ आई एक्स आई की बात करें तो वो 132 प्लस का 5k गिवन है और समेशन एफ आई 20 गिवन है, ठीक है ना। तो इस 8.1 इंटू में यहाँ पर 20 कर दिया, वहां डिवाइड का था, इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, ये 5k और 132 इधर ऐसे ही रह गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8.1 को जो है वो 20 से इंटू कर लेते हैं, तो वो आपके पास आ जाएगा 162 और इस 132 को भी इधर लिया है, माइनस का हो गया, इज इक्वल्स टू में 5k आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब 5k इज इक्वल्स टू में इसमें से क्या करते हैं, 132 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब 5 को नीचे लेके आएंगे तो ये डिवाइड का बन गया और k की वैल्यू मेरे पास यहाँ कितनी आ गई 6। मुझे इस क्वेश्चन में k की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, वो फाइंड हो गई। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और कर लेते हैं, फिर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इन विच A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84। देखो आपको यहाँ एपी का क्वेश्चन दिया है, आपसे कह रहा है कि आप डी को फाइंड करें। एक चीज आपको दे रखी है, वो क्या कि A21 माइनस का A7 जो है वो 84 के बराबर है। तो A21 होता है मेरे पास A प्लस का 20D और A7 होता है मेरे पास A प्लस का 60, लेकिन आप इसे ब्रैकेट में रखना, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है इसीलिए, ठीक है। तो a प्लस का 20d माइनस a माइनस का 60 इज इक्वल टू 84 हो जाएगा। क्लियर है। a से a को कट कर दिया मैंने, अब 20d में से 60 जाएंगे तो 14d इज इक्वल टू में 84 आ गया, ठीक है ना। d की ही तो वैल्यू फाइंड करनी थी, तो कितनी आ जाएगी, d इज इक्वल टू में 84 अपॉन में 14 हो जाएगा। d की वैल्यू मेरी यहाँ पर आ गई 6।
जब आप 84 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा और कॉमन डिफरेंस मेरा आ गया 6। क्लियर है? तो ये था आपके पास यहाँ पर सैंपल पेपर जो है आपके पास प्रैक्टिस पेपर, इसका सेक्शन ए जो हमने कंप्लीट कर लिया, टोटल 6 क्वेश्चंस। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसका सेक्शन बी करेंगे। ऐसे ही और कई सारे प्रैक्टिस पेपर हम सॉल्व करेंगे ताकि हमारे टर्म 2 की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो आप सेक्शन ए कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका सेक्शन बी कराऊंगी। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।